नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से इनकार करके अमेरिका के और ट्रंप के तमाम दबावों के आगे सरेंडर करने से मना करके और फिर एससीओ समिट में विश्व मंच पर जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह की शक्ति भारत की दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। ऐसे लोग जो भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हुआ करते थे, वो सब प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लड़ाई जो वैश्विक मंच पर थी, वो जीत ली है। और इस जीत की शुरुआत आप कहें तो छोटे स्तर पर डोकलाम और गलवान से हो गई थी, और बड़े स्तर पर कहें तो ऑपरेशन सिंदूर से हुई थी, और उससे भी बड़े स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक स्तर पर वो एससीओ समिट में दिखाई दी। जिस तरह से शी जिनपिंग ने स्वागत किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात बातचीत हुई, दुनिया के दूसरे देशों जो एससीओ के मेंबर देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत हुई, उस सब ने इस बात को स्थापित कर दिया कि भारत एक उभरती हुई नहीं, उभर चुकी महाशक्ति है। और भारत के बिना दुनिया में कोई भी समझौता, कोई भी फैसला भारत को अलग करके नहीं हो सकता। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ किसी कालखंड में। मैं 47 के बाद की बात कर रहा हूँ। ये भारत की जो मूल शक्ति है, हमारी संस्कृति की, सभ्यता की जो शक्ति है, उसके पुनर्जागरण का काल है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझ रहा है। आप देखिए, जो प्रशंसा हो रही है उसमें बार बार कहा जा रहा है कि भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। वो कभी समझौता नहीं करेगी, वो कभी सरेंडर नहीं करेगी, वो कभी झुकेगी नहीं। ये बात अमेरिका को और दूसरे देशों को समझना चाहिए, और मोदी इस बात को समझते हैं। तो वो कॉलोनियल हैंगओवर का जो समय था हमारे शासकों पर, ख़ासतौर से जो दिल्ली में केंद्र में सत्ता में थे, जो पार्टियां आई, सभी पार्टियों को, सभी प्रधानमंत्रियों को जोड़कर कह रहा हूँ, उसके दिन लग चुके हैं। मोदी ने बताया कि ये नया भारत है जो अपनी शक्ति पुराने भारत की संस्कृति, सभ्यता उससे लेता है, जो सनातन की ताकत उसके बल पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। और सनातन की जो संस्कृति है वो झगड़े की नहीं है, वो लड़ाई की नहीं है। हम 10,000 साल के इतिहास में हमने किसी देश पर चढ़ाई नहीं की, किसी देश पर कब्जा नहीं किया। ये इतना लंबा इस तरह का रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी बड़े देश का होगा। तो विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झंडा गाड़कर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये अगर हम समझें कि उनकी चुनौतियां ख़त्म हो गई हैं, उनके सामने जो संकट है वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो ठीक नहीं होगा, वो सही आकलन नहीं होगा। अब उनकी चुनौती घरेलू मोर्चे पर है। घरेलू मोर्चे पर 2 अवसर आने वाले हैं जब उनकी परीक्षा होगी, उनकी शक्ति की परीक्षा होगी, उनके राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी, उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट की परीक्षा होगी, उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो उसका किस तरह से और कब इस्तेमाल करते हैं, इसकी परीक्षा होगी, और उनके पास जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है उसकी परीक्षा होगी। पहला अवसर आ रहा है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय। विपक्ष को लग रहा है कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा को यानी सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे सकता है और शायद मात भी दे सकता है। अब इस तरह की गलतफहमी में जीने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन मामला कुल ये है कि जो शक्ति संतुलन है, और शक्ति संतुलन की बात जब मैं कह रहा हूँ तो दोनों सदनों को मिलाकर जो संख्या बल है उसके अनुसार किसी भी बड़े साझीदार दल का, यानी एनडीए की बात कर रहा हूँ, अलग होना या फिर कोई अलग स्टैंड लेना, अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावना अभी तो नहीं दिखाई दे रही है और मुझे लगता नहीं कि होगी भी, लेकिन विपक्ष कोशिश कर रहा है। अब आप विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच के इस संघर्ष को, इस परीक्षा को, या विपक्ष के लिए ये अवसर है, और सत्तारूढ़ दल के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये अवसर है ये साबित करने का कि वो, उनका संख्या बल ज़रूर कम हुआ है, कमज़ोर नहीं हुए हैं।
उनकी ताकत बढ़ी है, संख्या बल से उनकी ताकत को मत आंकिए। ये निर्णायक रूप से बताने के दो अवसर है। एक मैंने बताया 9 सितंबर को, और दूसरा मौका आएगा बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, क्योंकि उस समय एक दूसरी तरह की राजनीति होगी। तो पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा दोनों में हालत ये है कि विपक्ष जो है उसके पास सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा है। अपनी इच्छा के बल पर वो ये लड़ाई लड़ना और फिर जीतना भी चाहता है। उसके पास और कोई हथियार है नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई रणनीति नहीं है। तो वो किसी तैयारी के साथ युद्ध में नहीं उतर रहा है। अपनी इच्छा के आधार पर वो, उसकी इच्छा इतनी बलवती है सत्ता में आने और उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की। भारत में जो शक्तियां हैं, उसके अलावा विदेशी शक्तियां जो इस सरकार को कमज़ोर देखना चाहती हैं, इस सरकार को जाते हुए देखना चाहती हैं, उनकी मदद लेने में उनको कोई संकोच नहीं है। ये पहला प्रयास होगा 9 सितंबर को, कि 9 सितंबर की लड़ाई में अगर हरा ना पाएँ, चैलेंज इतना बड़ा हो जाए। याद कीजिए 1969 को राष्ट्रपति का चुनाव था, तब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका नाम तय किया था। उन्होंने नॉमिनेशन किया। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि सिंडिकेट, यानी उनके जो सीनियर लीडर्स हैं जो उनके विरोध में हैं, वो राष्ट्रपति अपना बनवा कर, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी की गिनती उसी गुट में होती थी, उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हें अपदस्थ करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दांव खेला, बड़ा जोखिम मोल लिया था। वो अपने ऑफिशियल कैंडिडेट का सीधे तो विरोध नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि जो है चुनाव में वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर दीजिए, और अपने लोगों को कहा कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो उपराष्ट्रपति थे और इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे थे, वीवी गिरी, उनको वोट दीजिए। कई राउंड में, अब मुझे इस समय याद नहीं किस राउंड में, शायद 16वें 17वें इस तरह से किसी राउंड में जाकर वीवी गिरी जीत पाए। मतलब हारते हारते जीत गए। और वहाँ से कांग्रेस की राजनीति और इंदिरा गांधी की राजनीति दोनों बदल गई। विपक्ष असल में, और कांग्रेस पार्टी खास तौर से, वो इतिहास की घटनाओं को तो देखती है, लेकिन उसके पीछे की तैयारी, रणनीति, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं होता, उस पर वो कोई मेहनत करते नहीं। इस समय भी हालत उनकी वही है। वो भाजपा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, विरोध करने में इस हद तक गिरते हैं कि गाली गलौज पर उतर आते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर कुछ नहीं कर पाते। तो विपक्ष को लगता है कि चूंकि इस सरकार का अपने दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए ये सरकार कमज़ोर है। ये भूल जाते हैं कि इस सरकार का जो नेता है वो बहुत शक्तिशाली है। वो हमेशा रणनीति बनाकर ही युद्ध में उतरता है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी अभी तक कोई चुनाव हारे नहीं हैं, अपना व्यक्तिगत चुनाव नहीं हारे, और पार्टी का जो भी चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ वो नहीं हारे। 3 विधानसभा चुनाव लड़े गए उनके नेतृत्व में गुजरात में, तीनों में जीत हुई। 3 लोकसभा चुनाव लड़े गए उनके नेतृत्व में, तीनों में जीत हुई। और अपना चुनाव चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, वो तो कभी हारे ही नहीं। नरेंद्र मोदी की खासियत, अगर उनकी रणनीति को समझना हो, तो वो युद्ध लड़ने के लिए युद्ध में नहीं उतरते, वो युद्ध जीतने के लिए रण में उतरते हैं। हर कीमत पर जीत और सिर्फ जीत, ये उनकी रणनीति का मूल मंत्र है, और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि साम दान और दंड विभेदा, नृप उर बसहि कहीं सब वेदा। मतलब सारे वेद पुराण कहते हैं कि राजा के मन में हमेशा साम, वैसे बोलने में कहा जाता है साम दाम, दाम नहीं है वो दान है शब्द, साम दान और दंड विभेदा, कि हर तरह से, हर तरीका आजमा कर अपने विरोधी को परास्त किया जाए। नरेंद्र मोदी उस रणनीति में विश्वास करते हैं। वो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की तरह छापामार युद्ध में भी विश्वास करते हैं। सीधी लड़ाई में अगर मुश्किल आए या लंबी चलती हुई दिखाई दे, तो वो छापामार युद्ध का भी प्रयोग करते हैं, उससे भी नहीं हिचकिचाते।
तो इसलिए नरेंद्र मोदी को हराना बहुत कठिन होता है। तो दूसरा अवसर शक्ति परीक्षण का आएगा बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। उसके बाद जो मुझे अभी मेरा अनुमान ही है, मतलब ये गलत भी साबित हो सकता है, मेरा अनुमान है कि उसमें एनडीए की जीत हो रही है और बहुत अच्छी जीत हो रही है। ये जो वोट अधिकार यात्रा थी ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अगर थोड़ा बहुत इसका असर हुआ होगा तो प्रधानमंत्री की एक भाषण ने सब पर पानी फेर दिया। तो फ़ायदा होने की बजाय, राजनीतिक फ़ायदे में होने की बजाय, मतलब इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठा पाने की स्थिति में होने की बजाय विपक्ष बिहार में बचाव की मुद्रा में है। कोई एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं है और भाजपा और एनडीए जो है पहले से ज़्यादा, मतलब ये वोट अधिकार यात्रा जो हुई उसकी तुलना में उसके पहले से ज़्यादा इस समय मजबूत स्थिति में है। चाहे जितना जाति का कार्ड चलाया जाए, धर्म का कार्ड चलाया जाए, वोट चोरी का मुद्दा उछाला जाए, सब कुछ करके भी विपक्ष जीतता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद राजनीति बिल्कुल शांत हो जाएगी। ये नहीं कि विपक्ष हार गया तो चुपचाप घर बैठ जाएगा, फिर कोशिश करेगा। लेकिन इस बार जवाबी तैयारी बहुत बड़ी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, कोई अभी जानकारी नहीं है। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी पहली एनडीए का विस्तार। और एनडीए के विस्तार में वही गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, साम दान और दंड विभेदा, हर तरह के तरीके आजमाए जाएंगे, क्योंकि ये अनिश्चितता बहुत लंबे समय तक सरकार के लिए हानिकारक होगी। सरकार को लोकसभा में, सदन में अपना बहुमत स्थापित करना पड़ेगा और उसके लिए विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा हंच है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री चाहेंगे कि ये जो तलवार लटकी रहती है हर बार फ्लोर मैनेजमेंट का, हर बार संख्या के मैनेजमेंट का, वो तलवार हट जाए। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भाजपा का और एनडीए का पूर्ण बहुमत हो। 2/3 बहुमत की जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मैनेजमेंट बीजेपी कर लेती है, इसकी उसे आदत हो गई है। बहुत बुरी स्थिति से इस स्थिति में पहुंची है, जहां पहुंची है वो बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपको विपक्षी खेमे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फूट पड़ती हुई नज़र आएगी। अब वो सांसद के रूप में टूट होगी या कुछ दल टूटेंगे जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन कुछ होगा और बड़े पैमाने पर होगा। बड़े पैमाने से मेरा मतलब इतना कि एनडीए का, भाजपा का बहुमत दोनों सदनों में अच्छी तरह से हो जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी विपक्ष की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष के सामने चुनाव के अलावा, चुनाव से इतर सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती आने वाली है। सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा की घड़ी आ रही है। तो पहली परीक्षा तो ये 9 सितंबर को ही हो जाएगी, जो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत कठिन मामला है। भाजपा और एनडीए के लिए जीतना कोई मुश्किल होगा, क्योंकि असल में क्या है कि केवल आपकी ताकत नहीं मैटर करती, आपके विरोधी की कमज़ोरी का भी प्रभाव होता है। और आपके जो विरोधी हैं उस खेमे में कोई साझा रणनीति बनाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। भले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों, लेकिन मन से उनको कोई पार्टी, नेता, प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं करती। वो तकनीकी मामला है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा राहुल गांधी उठाएं और पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाए। उनके उठाए हर मुद्दे पर इंडी गठबंधन के अंदर आपको विरोधाभास के स्वर सुनाई देंगे। अभी तक पिछले 1.25 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया है जब सदन के अंदर या सदन के बाहर लगे कि सरकार के सामने, सत्तारूढ़ दल के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई। और संख्या बल में मजबूत होने और सत्तारूढ़ दल के कमज़ोर होने के बाद अगर ये स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि विपक्षी खेमे का क्या हाल है। तो अब विपक्ष को हमला करने का मौका नहीं मिलने वाला। अब विपक्ष को अपने घर को बचाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, बचाव का रास्ता खोजना पड़ेगा कि कैसे बचें, कैसे एकजुट रहें। एकजुट रहने के लिए
एक तरह से सोचना, एक तरह से रणनीति बनाने की ज़रूरत है, जो विपक्षी खेमे में कहीं नज़र नहीं आती। जो दल, जो गठबंधन फ्लोर कोऑर्डिनेशन न कर पाए संसदीय राजनीति में, वो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? ये दल मिलकर किसी एक मुद्दे पर, सड़क पर प्रभाव नहीं पैदा कर पाए सरकार के खिलाफ। तो इसलिए ये कमज़ोर घर है, ये बचा हुआ है, ये खड़ा है तो सिर्फ इसलिए कि दूसरी ओर से अभी कोई निर्णायक हमला हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद वो हमला होगा, और होगा, निर्णायक हमला होगा। और फिर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है कि युद्ध लड़ने के लिए युद्ध नहीं लड़ना है, युद्ध जीतने के लिए और किसी भी कीमत पर जीतने के लिए लड़ना है। तो इसलिए भारतीय राजनीति में, और इसलिए मैं इसको और गंभीरता से लेता हूँ कि विदेशी शक्तियाँ हैं जो लगी हुई हैं इस सरकार को अस्थिर करने। वो विदेशी शक्तियाँ विपक्षी दलों का, खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं और करेंगी। उनके लिए भी ये निर्णायक लड़ाई होगी। ट्रंप के सामने मोदी नहीं झुके, ट्रंप से नहीं हारे, ये बात दुनिया में बहुत से समूहों को अच्छी नहीं लगी है, संगठनों को अच्छी नहीं लगी है, व्यक्तियों, नेताओं को अच्छी नहीं लगी है। तो इसलिए उनकी पूरी ताकत लगेगी विपक्ष के साथ कि किसी तरह से इस सरकार को कमज़ोर किया जाए या मोदी को सत्ता से हटाया जाए। और ये लड़ाई हारने के बाद, विपक्ष जिस दिन ये लड़ाई हारेगा, उसके बाद 2029 तक कोई राजनीतिक संकट एनडीए पर या सत्तारूढ़ दल पर नहीं आने वाला है। और उसके बाद 2029 और उसके आगे के चुनाव मैं मानता हूं कि बिल्कुल निष्कंटक होंगे। राहुल गांधी की लीडरशिप में जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ लोगों को उम्मीद बची हुई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी 2029 के चुनाव का नतीजा आने के बाद। लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे, अभी बहुत लंबा समय है। अभी बात इन दो चुनौतियों की, इन दोनों चुनौतियों में जो भाजपा की ताकत है, जो रणनीति है, जो सोच है, और उसके बनाम जो विपक्ष की ताकत है और जो सोच है, उससे कम से कम अभी आप कह सकते हैं कि जीत किसकी होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।